कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को, नेता को जमीन पर रहना पड़ेगा। एक बड़ी सर्जरी हाईकमान को करने का निर्णय लेना चाहिए। ये चिंता, ये फिक्र अकेले मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की नहीं, बल्कि पूरी पार्टी की है। वो पार्टी जिसका ग्राफ कभी बहुत ऊपर था, लेकिन मौजूदा हालात में वो खुद को संभाल नहीं पा रही। नेताओं को लगने लगा है कि पार्टी को सर्जरी की जरूरत है। नेतृत्व पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं आज वो समय है जब कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को, नेता को जमीन पर रहना पड़ेगा। वो समय है जहां जनता हमसे उम्मीद कर रही है, लेकिन अगर हम दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो हमको 8 घंटे नहीं 16-20 घंटे काम करना होगा, क्योंकि अगर जनता का विश्वास वापस प्राप्त करना है तो सबसे पहले जमीन पर रहकर, घर घर जाकर उनकी जो समस्या, उनकी जो पीड़ा है उसको समझना होगा। चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, सबको जाना पड़ेगा। एक सर्जरी बड़ी कांग्रेस में पूरे अखिल भारतीय स्तर पे सारे प्रदेशों में एक बड़ी सर्जरी हाईकमान को करने का निर्णय लेना चाहिए और उन पोटेंशियल लोगों को छाट के अब हाथ में कमान दी जाए जिनमें मादा है। अगला चुनाव जीतने का दृष्टिकोण न रख के कांग्रेस को मजबूत पायदान पे लाके खड़ा कर दें, उस दृष्टिकोण से हमको सर्जरी करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस का हाथ बेहद कमजोर है। कांग्रेस खेमे में चिंता की लकीरें नहीं, बल्कि गहरी खाई है। एक ऐसी खाई जिसे अगर समय रहते नहीं भरा गया तो आने वाले सालों में कांग्रेस गर्त में नजर आएगी। आने वाले समय में होने वाले 11 राज्यों और लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस को विश्लेषण की जरूरत है। हालांकि 2023 की तैयारी के मद्देनजर एमपी में कमलनाथ घर घर चलो अभियान के सहारे जनता के बीच जाने का दम भर तो रहे हैं, लेकिन भाजपा इस पर तंज कस रही है। उसकी माने तो जनता आने वाले वक्त में कांग्रेस को अन्य राज्यों में भी घर बिठा देगी। चलो अभियान को कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया और 5 राज्यों में घर बैठ गई। हिंदुस्तान के प्रमुख 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को घर पर बिठाने का काम किया है। एक छोटा सा हमारा छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है, अगले चुनाव में यहाँ भी घर बैठ जाएंगे। और कमलनाथ जी तो खुद ही समझदार है, वो परसों ही घर चले गए थे। कांग्रेस बीमार है, घायल है, टूट चुकी है, वृद्धावस्था में है। किसी भी तरह की कोई भी सर्जरी मुझे नहीं लगता कि देश की जनता अब स्वीकार करेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी 4 राज्यों में सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में वो लगातार दूसरी बार सत्ता में आई, तो गोवा में उसकी हैट्रिक है। जाहिर है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के सितारे गर्दिश में हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कहने वाली प्रियंका गांधी का हाथ जनता ने नहीं थामा, यानी कांग्रेस में प्रियंका से लगाई जाने वाली उम्मीद भी टूट गई। ऐसे में पार्टी में भीतरी लोकतंत्र की मांग कर रहे 23 वरिष्ठ नेताओं का गुट यानी G23 अपनी बात फिर दोहराएगा। कांग्रेस को गैर गांधी परिवार के सुपुर्द करने के हिमायती गुट की आवाज मुखर होगी। साथ ही राहुल गांधी का अध्यक्ष बनने का नैतिक बल कमजोर होगा। लेकिन कमजोर होती पार्टी यानी कांग्रेस के लिए अब कौन सी राह ज्यादा मुफीद होगी, किस रणनीति के साथ वापसी का सफर कांग्रेस तय करेगी, ये आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस को सोचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कांग्रेस मांगे सर्जरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार के क्या है मायने? क्या कांग्रेस के दावे और वादों से जनता का उठा भरोसा? क्या पार्टी नेताओं की आवाज पर अमल करेगा आला कमान?
क्या कमजोर हाईकमान कांग्रेस की दुर्गति की है वजह? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। 5 राज्यों में जो चुनाव के परिणाम हैं उसमें सबको प्लस माइनस हुआ है। आम आदमी पार्टी को प्लस हुआ है, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी को माइनस हुआ है, कहीं उनको प्लस हुआ है। मतलब नफा नुकसान हर पार्टी के लिहाज से कहीं नफा है कहीं नुकसान है, लेकिन कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसको सिर्फ नुकसान, कहीं भी नफे में नहीं दिखाई दी। 5 राज्य कहीं भी प्लस में नहीं दिखाई दी। और ये 5 राज्यों का एकमात्र कॉमन फैक्टर है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का अगर कोई कॉमन फैक्टर है, कोई समान तथ्य है, तो वो ये है कि कांग्रेस को बुरी तरह से निराशा हाथ लगी है। ये एक कॉमन फैक्टर 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में मतदाताओं ने राजनीतिक दलों को दिया है। बाकी सभी दलों के प्रति उनका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, हार्ड कॉर्नर भी रहा है। तो जब ये राज्यों के चुनाव परिणाम आने हैं तो निश्चित रूप से अब आगामी जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसका प्रभाव इन सब पर पड़ना है। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो नेतृत्व है उस पर भी सवाल उठने लगे हैं और प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। जिस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा जी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को एक बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन सर्जरी करने वाले डॉक्टर कौन है, इस पर विचार उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि नीम हकीम खतराए जान। बार बार सर्जरी हो रही है कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस उस सर्जरी से उबर नहीं पा रही है। एक सर्जरी उन्हें दूसरी बीमारी देती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, एक समझाइश देने वाले व्यक्ति जयवर्धन भी दिखे हैं। कांग्रेस को सबसे बड़ी सर्जरी की यही ज़रूरत है कि जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी के ऊपर और कमलनाथ जी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो अपने पुत्रों को स्थापित करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार की समझाइश दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र दे रहे हैं वो मूलतः दिग्विजय सिंह जी की समझाइश होनी चाहिए। अभी उस समझाइश के लिए उन्हें बहुत लंबा सफ़र करने की ज़रूरत है, चूँकि कम सफ़र तय करके ज़्यादा उनको दे दिया गया था। 28 जब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाए थे तो उसके दुष्परिणाम कांग्रेस ने भोगे हैं। तो जिस प्रकार से जयवर्धन जी नसीहत देते नजर आ रहे हैं, ये नसीहत उनका उम्र और अनुभव के लिहाज से थोड़ी ज़्यादा हो रही है और ये नसीहत कई लोगों को हजम नहीं होगी और फिर वही जोर का झटका धीमे से लगेगा। तो अब कांग्रेस किस प्रकार की सर्जरी करेगी? वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कांग्रेस बूढ़ी है, असहाय है, वृद्ध है, अब कोई सर्जरी काम नहीं करेगी। ऐसा नहीं है। कोरोना काल में कई वृद्ध लोग जो है कोरोना को हरा कर आए हैं, तो परिस्थितियों में किसको कब सपोर्ट मिल जाए कहना मुश्किल है। यही कांग्रेस थी जिसने पिछले चुनावों में बहुत अच्छा कमबैक किया था। मध्य प्रदेश में सरकार भी बनाई थी, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया था, राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, पंजाब में भी सरकार थी। वो तो सिद्धू जी उनके पाले में पहुंच गए, तो उन्होंने इतने लोगों को ठोका कि अब ठोको ताली की जगह ठोको खाली हो गया है। तो समझना पड़ेगा कि कांग्रेस का आला कमान निर्णय किस तरह से लेता है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। शंकर लाल तिवारी जी पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ, कल्पना वर्मा जी कांग्रेस की विधायिका हमारे साथ हैं, संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। कल्पना जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, अब ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अब तो ये कोरी एक कल्पना ही है, अब हकीकत इसमें कुछ है नहीं, अब बस वो सोच लें, बस वो अब कहीं बची नहीं है कांग्रेस। नरोत्तम जी कह रहे हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, कि 2 राज्यों में उसमें भी अगले चुनावों में सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और नरोत्तम जी यदि ऐसा बोल रहे हैं तो पहले वो अपना देखें, उसके बाद कांग्रेस के प्रति प्रतिक्रिया दें। कांग्रेस के प्रति प्रतिक्रिया पहले अपना देखें। अपना तो उन्होंने देखा है, उनको 4 राज्यों में अच्छी जीत मिली है। उत्तर प्रदेश में जीत मिली है, वो विधानसभा के जहाँ के उनको सीटें बुंदेलखंड की दी गई थी उसमें से 19 में से 17 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसीलिए तो उत्साह में उनका ये उत्साह, आपको क्या लगता है, अति उत्साह है क्या? कम समय में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां मिल गई, इसलिए भाजपा के जो नेता हैं वो सब बौखलाए हुए हैं। लेकिन आने वाला समय कांग्रेस का है। 2023 में निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आने वाला समय कांग्रेस का ही है। शंकर लाल जी, आने वाला समय जो है, चूंकि अब आप शिखर पर हैं, शिखर पर पहुंचने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पहुंचते ही हैं लोग। शिखर पर जमे रहना बड़ी बात है। पिछली बार फिसल गए थे, लेकिन ठीक है, कैसे भी किसी भी तरह से फिर से काबिज हो गए। तो आपको क्या लगता है कि रिपीट होगी 2023 में भारतीय जनता पार्टी?
पुरोहित जी, आपके सामने और मेरी अपनी भविष्यवाणियों का कोई महत्व तो नहीं है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या होने वाला है। मैं तो एकदम संकल्पित होकर कह रहा हूँ कि जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से, विकास के कामों से और जन कल्याणकारी योजनाओं से बहुत प्रभावित है। और आज जो किसी जमाने में स्थित जो कह रहे हैं कि बड़ी पुरानी कांग्रेस है, सच में आज़ादी के पहले तो घर का बच्चा बच्चा कांग्रेसी था, हम सबका परिवार कांग्रेसी था। और निरंतर सत्ता में बने रहने के कारण, और मुझे लगता है कि दूध पीने वाले मजनू की संख्या कांग्रेस में ज़्यादा हो गई। और उसका नतीजा ये रहा, कोई पार्टी का नाम बुरा नहीं होता पर उसके कर्ता धर्ता। अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आदरणीय जयवर्धन सिंह जी ने वही किया है। एक हमारे यहाँ बघेलखंड में कहावत है, नानी के आगे ननियौरी की बातें। नानी बैठी हो और फिर नाती अगर ननियौरे की बात करे कि वो मेरे ननियौरे में ऐसा था, मेरे ननियौरे में ऐसा था, ऐसा होना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात दी है और हम लोगों को भी देते रहते हैं आप सीख, और वो हम सबको सुनना चाहिए। यदि अकेले दिग्विजय सिंह ये सोच लेते उस समय कि जयवर्धन सिंह जी की तो अभी पूरी लाइफ पड़ी, मेरे साथ वो विधायक रहे पहली बार, मैं भी विधानसभा में था उस समय, मैंने उनका परफॉर्मेंस भी देखा। कुछ कहना नहीं चाहूँगा व्यक्तिगत रूप से, पर बिसाहू लाल जी जैसे वरिष्ठ आदिवासी नेता, जिनका सच में प्रदेश के अंदर एक लंबे समय तक हाउस का अनुभव और आम आदमी के साथ उनका जुड़ाव रहा है, और दिग्विजय सिंह के सबसे परम प्रिय कार्यकर्ताओं में से रहे, वरिष्ठ में, उनको इग्नोर करके, और अगर दिग्विजय सिंह जी सरकार चलाना चाहते थे तो मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है, उस पर आपने भी उंगली रखने की कोशिश की है। पिछली सरकार जो कम बैक आपने कहा, पुरोहित जी, आपसे विनम्रता से आग्रह करते हुए, पिछली सरकार में जो कर्जा माफी का नारा था, आज भी हम लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उसने कांग्रेस को जीवित किया, पर पिछले बार उसे बहुमत नहीं मिला। एक नारे के कारण हम 5-7 सीट कम आए, ये सच है। और उन्होंने भी जो सरकार बनाई, भले वो कहें कि कांग्रेस ने सरकार बनाई तो कांग्रेस ने, उनका नेता मुख्यमंत्री रहा, पर वो भी जोड़ तंगोड़ के बनी थी। उसमें भी यदि इनके ऊपर दबाव नहीं होता तो प्रदीप जायसवाल जो निर्दलीय चुन करके आए थे, उनको एक इतना महत्वपूर्ण विभाग माइनिंग मिनिस्टर नहीं बनाया जाता। रमाबाई के बयान आप सब, मेरा ND24 और भी सब निरंतर दिखाते रहे कि वो तो तारीख अलॉट करती थी कि बस फलानी तारीख तक मेरे को शपथ लेनी है। और इस झंझावातों में कांग्रेस की सरकार उलझ गई। मेरा इतना ही कहना है, आदरणीय विधायक जी ने जो कहा, कांग्रेस के नेता ने, राज्यवर्धन सिंह क्या तो जयवर्धन सिंह, उन्होंने जो कहा है, सच ये है कि कांग्रेस को यदि जरा सा भी चिंतन करना है, मेरा मतलब नहीं उनकी पार्टी है, मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, एक सामान्य, पर यदि उनको चिंतन करना है तो पहले मैं और मेरा इसको ठीक नहीं करेंगे तो परिवारवाद, और परिवारवाद के साथ फिर जरूरत पड़ जाए तो जातिवाद, इस सब से कांग्रेस को, मैंने देखा कटारे जी नेता प्रतिपक्ष रहे। चल मैं जरा एक बार प्रतिक्रिया कहिए तो ले लो। मैं आता हूँ, आपके पास आता हूँ। संदीप साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर, जिस प्रकार से कांग्रेस में सर्जरी की मांग उठी है, लेकिन आप देखिए कि एक तरफ सर्जरी की बात सज्जन सिंह वर्मा जी एक तरफ सर्जरी की बात कर रहे हैं और एक तरफ जयवर्धन जी बात कर रहे हैं। तो जयवर्धन जी नसीहत दे रहे हैं, जयवर्धन जी बता रहे हैं कि 8 से 16 घंटे काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नसीहत के दृष्टिकोण से जयवर्धन जी की बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि नसीहत ही तो नेतृत्व है, नेतृत्व ही नसीहत देता है। और ये एक स्पष्ट बात जा रही है कि भाई कांग्रेस में जो पूरा घमासान मचा हुआ है वो यही है कि दिग्विजय सिंह जी अपने
सुपुत्र को बहुत अच्छे से स्थापित करना चाहते हैं। तो ये जो बातें हो रही हैं, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए नवीन जी, अगर हम जयवर्धन की बात पर गौर करें तो बात ठीक है कि नेताओं को मेहनत करना चाहिए, लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत या उम्र के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से हम बात करें तो ये नसीहत देने के काबिल तो वो नहीं है। कुल मिलाकर के जैसा सज्जन सिंह वर्मा ने तो सर्जरी की बात कर दी, उनका इशारा क्या हाईकमान की तरफ है, क्या प्रदेश की तरफ है? ये एक बड़ा सवाल है। वो किसकी सर्जरी चाहते हैं? क्या उन्होंने जो बयान दिया है वो हाईकमान के खिलाफ है? एक चीज मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा हूं, जो चीज आपको फ्लोर पे कहनी चाहिए, पार्टी के अंदर कहनी चाहिए, उसे सार्वजनिक तौर पर आके कहने की जरूरत क्या है? इसके पीछे की चीजों को अगर रवीन जी हम समझें तो बड़ा कारण है जो कांग्रेस के अंदर द्वंद्व चल रहा है। कांग्रेस के अंदर द्वंद्व इस समय चल रहा है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बन जाए, क्योंकि कमलनाथ जी एक लगातार बात कह रहे हैं कि वो एक पद छोड़ेंगे और ये कहा जा रहा है कि जो पद छोड़ेंगे वो नेता प्रतिपक्ष हो सकता है। कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा खींचतान या झगड़ा कहें उस पद पर कब्जा करने का है। यही कारण है कि कांग्रेस के नेता अपने को आगे दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि अभिभाषण था जो राज्यपाल का, उसके पहले ही जीतू पटवारी ने ट्वीट कर दिया था कि मैं बहिष्कार करता हूं या बहिष्कार करूंगा। ये कांग्रेस के अंदर युवाओं में आगे निकलने की होड़ है, उसका नतीजा ये हो रहा है। दूसरी तरफ आपको एक चीज और देखनी होगी नवीन जी कि आज ही दिग्विजय सिंह जी का भी एक ट्वीट आया है जो उन्होंने एक पत्रकार के हवाले से कहा है। उन्होंने कहा है कि आपकी सफलता को देखते हुए हमें सारे विपक्षियों को जो बीजेपी के खिलाफ हैं उन्हें एकजुट होने की कोशिश करनी चाहिए, और उसी दौरान जयवर्धन का बयान आता है। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक तो नहीं है, और मेरा अपना मानना है कि ये चीजें अगर पार्टी के अंदर कहीं जाएंगी तो ज्यादा असरकारक होंगी। अगर पार्टी के बाहर जो काम आपको अंदर करना चाहिए वो आप काम बाहर करते हैं तो इससे पार्टी को नुकसान ज्यादा होता है। जी कल्पना जी, लोग बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, जैसे पहले तो राहुल गांधी जी को देखें तो उनके नेतृत्व में बहुत बार कांग्रेस को पराजय का सामना करना पड़ा, तो उनके नेतृत्व पर एक सवाल या निशान खड़ा हो गया था। प्रियंका जी आई उत्तर प्रदेश में, उनके अंदर इंदिरा गांधी जी की झलक देखी, उन्होंने बहुत अच्छे से काम भी किया, बहुत उत्साह से काम किया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ एक नारा भी दिया, लेकिन 9 दिन चले 2.5 कोस वाली स्थिति हुई, सीट मिली टोटल 2। तो आप इसको कैसे देखती हैं कि क्या कांग्रेस में चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, या आप जो गांधी परिवार है उसको लेकर जनता के अंदर स्वीकार्यता का भाव खत्म हो गया? अभी तो चूंकि हम लोग तो प्रदेश में हैं, प्रदेश की बात ही करेंगे, और राष्ट्र की बात, जो बड़े नेता हैं वहाँ के प्रभारी हैं उन सब लोगों से बैठकर राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता बात करेंगे, समीक्षा करेंगे, और हर जगह चुनाव में कहीं ना कहीं हार जीत होती ही है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि मतलब उसकी सर्जरी करें या ये चुनाव हार गए तो हम लोग हार मान के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। हम फिर प्रयास करेंगे, फिर लड़ेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे। बस एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है, उसके लिए समीक्षा की बैठक रखी जाएगी, और हमारे AICC के सारे जो बड़े नेता हैं ये उन सबका निर्णय है, और वो कमलनाथ जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो लोग बैठ के इस पे समीक्षा करेंगे, और जो भी निर्णय आएगा अपन सब लोग उस पे काम करेंगे। जी, जैसा एक सवाल और आपके ऊपर लग रहा है कि जो नए नेता हैं वो आगे निकलने की होड़ में कहीं ना कहीं पार्टी की मर्यादाएं और सीमाओं को लांघ रहे हैं, जैसे कि कमलनाथ जी को सदन में ये कहना पड़ा कि ये जीतू पटवारी जी का निर्णय हो सकता है, पार्टी का निर्णय नहीं है। अध्यादेश के बहिष्कार, जैसे राज्यपाल जी के अभिभाषण के बहिष्कार की जो बात थी उस पर कमलनाथ जी ने ये कहा। तो जब वरिष्ठ नेतृत्व के सामने कनिष्ठ नेतृत्व कोई बात करता है और वरिष्ठ उन्हें सिरे से खारिज कर देते हैं, तो साफ साफ 2 भागों में बटा नजर आता है दल। आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं धड़े चल रहे हैं? नहीं, कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है, और प्रदेश में संगठन भी मजबूत है, और माननीय कमलनाथ जी का जिस तरीके से काम करने का तरीका है वो काबिल तारीफ है। इसी के चलते हम लोगों ने अभी 2018 में कांग्रेस की सरकार भी बनाई थी, और उन्हीं के उस पर हम लोग 2023 में भी कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और जैसा कि आप जीतू पटवारी जी की बात कर रहे हैं, तो उनका वो खुद का निर्णय हो सकता है, उसमें पार्टी का कोई गाइडलाइन थी नहीं, और हम लोग को उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, तो उनका निर्णय था। अगर मैं आपकी विधानसभा की बात करूं तो आप कितनी आश्वस्त हैं कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार
का वो काम देख रही है जनता, और आप वहाँ चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, तो 2023 में जब इलेक्शन होंगे और आप जब दोबारा उनके समक्ष होंगी तो जनता आपको वोट देगी? सबसे पहली बात कि रैगांव विधानसभा को कहें तो वो सीट है कि 32 साल से वहाँ पर बीजेपी के एमएलए रहे हैं, पर आज भी आप यदि वहाँ जाएंगे तो यथावत 32 साल पहले वाली स्थिति आज भी है। तो वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी विकास नहीं हुआ। तो वहाँ जनता ने परिवर्तन किया है, और परिवर्तन किया है उसके उन्होंने मुझे चुना, कांग्रेस पार्टी को चुना, तो ये जनता का निर्णय था। और जनता का जो परिवर्तन था वो सभी ने स्वीकारा, और हम सब लोग अब काम कर रहे हैं और घर घर जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनके हर काम करने का जो भी उनके काम है। एक अभियान था घर चलो घर घर चलो, तो उसमें आप जब घर में गई हैं तो घर में स्वागत हुआ कि जनता ने ये कहा क्या विधायक जी आप आ गई, कोई काम तो हुआ नहीं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं कहा। जनता ये कहती है कि आपको तो समय बहुत कम मिला है, जब 32 साल कुछ नहीं हुआ तो बस हम ये चाहते हैं कम से कम आप हम लोग से मिलते रहें, बस हम लोग यही चाहते हैं। तो जनता का ये कहना है, और कहीं भी जाओ स्वागत ही होता है। तो शंकरलाल जी, मतलब कांग्रेस जो है हो सकता है परास्त हुई हो लेकिन टूटी नहीं है, और जैसा कि एक आपके विधायक जी कह रहे थे कि वो वृद्धावस्था में है, अब उनमें कोई सर्जरी की संभावना नहीं है, तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। पत्थर पर भी हमने पौधे उगते देखे, संभावनाएं तो बहुत ही बलवती होती हैं। नहीं, बस बात बहुत ठीक कही आपने कि कोई चमत्कार भी नहीं होते लग रहा। जो परिस्थितियां हैं जमीनी स्तर पर कांग्रेस का नेटवर्क, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं कह रहा, वो ना के बराबर। एक कार्यकर्ता के नाते जो मैं देख रहा हूँ कि जमीनी नेटवर्क है नहीं। वरिष्ठ नेता जरूर खूब हैं, 10 बार के सांसद, 5 बार के विधायक, 6 बार के मंत्री, और वो भी मैदान में जाना नहीं चाहते। टांग खिंचाई के अलावा कोई विषय नहीं। अभी आदरणीय पौराणिक जी ने इशारा किया, आपने भी उस विषय को लिया कि भाई अगर कोई ये कह रहा है कि सर्जरी होनी चाहिए, तो सीधा इशारा है कि पिछले वर्षों से जब से शिवराज जी चीफ मिनिस्टर बने, नेता प्रतिपक्ष का विवाद सुर्खियों में रहा है, पर आज तक वो तय नहीं हो पा रहा है। हमें लेना देना नहीं उससे सबसे। इसके अलावा टांग खींचने का काम भी निरंतर होता रहा है। आखिर विधायक दल में मैंने देखा, मैं जब विधायक था तब भी, कि नेता प्रतिपक्ष कुछ निर्णय कर रहे हैं, आधे विधायक बहिष्कार कर रहे हैं, आधे विधायक बैठे रह गए। और ये सारी चीजें स्पष्ट करती हैं कि आखिर आप किसको कह रहे हो। हमारे नेता छुट्टी मनाने नहीं जाते साहब। अभी चुनाव खत्म हुआ, कल प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ जीत पर, और वो आज गुजरात में है। उनने कहा 16 घंटे काम करो, 18 घंटे काम, टारगेट है ना वहाँ, बहुत हाँ, टफ है इस बार विधि काम। और यहाँ तो साल में 2 बार 3 बार छुट्टी मनाने जाते हैं इनके नेता, और दूसरे इतने नहीं, आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पार्टी को निरंतर, और जमीन के लोगों को जो कांग्रेस के सिंपैथाइजर भी हैं, वह भी आज मोदी जी की जो वैश्विक स्वीकृति बनी है, और देश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश में था भाई साहब, 2 महीने वहां रहा, मुझे भेज दिया था पार्टी ने। तो वहां लोग कुछ भी कहते रहे, पत्रकार, मीडिया, कांग्रेस के मित्र, पर मैंने देखा कि जब हम पंपलेट बांटते थे पर्चे जाके, तो वहाँ की सामान्य महिला ये कहती थी, जो अनपढ़ है, वो बहुत पंपलेट पढ़ भी नहीं पा रही थी, तो कह के कहा है ये, और हमें जो खियाई सी, हम तो इनका दे को हमका कोरोना के टाइम खिया में आवा है, और हम तो योगी का दे, बाबा का जानी थे हम। ये सिचुएशन थी, और पढ़ी नहीं थी ना, इसलिए। हाँ, और इसलिए यूपी के चुनाव में काफी अच्छी बातें हुई हैं। भले मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा जीती, आपने उस चीज का सही उल्लेख किया। मैं बताऊं, यूपी के चुनाव में एक तो पहला अटैक हुआ है दल बदलुओं पर, स्वामी प्रसाद मौर्य की जिस ढंग से हार हुई है, और कुछ अन्य लोगों की, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा, वहां पर दल बदलुओं पे अगर ऐसा हो जाए तो लोकतंत्र वहां पर कहीं ना कहीं यहाँ भी जाति तंत्र पर, ये तो जो आपने बात कही ये सब जगह लागू होती है। जाति तंत्र पर
बात करेंगे तो कांग्रेस की सरकार ही क्यों गिरती? नहीं वो कुछ तो लोग ठीक है। दल बदल के वो गए कांग्रेस, तभी ना देखो कांग्रेस की बेटे, मैं सरकार बहस में गिरी नहीं है। पढ़ना चाहता आपसे, मेरी बिटिया चलिए, कैसी हो। अच्छी पर अच्छी अगर अच्छी दिग्विजय बात है सिंह कि जी दल ये नहीं कहते रहते कि मेरे जेब चलिए, में वो जिससे भी गिरी हो, लेकिन दल बदल हुआ है तभी तो संभावनाएं बनी, नहीं तो काहे के नहीं तो लिए। पाँच देखिए साल कांग्रेस मध्य की प्रदेश सरकार को आप अच्छी देखिए चली। उपचुनावों में, और जब उपचुनाव हुए जिनको ये कहते हैं कि दल बदल के कारण आए, उनको जनता ने स्वीकार किया। मैं विषय कह रहा था, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ले रहा था। मैं आपसे ये कह रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का क्यों ले रहे हो आप? केशव प्रसाद मौर्य का भी लो। केशव प्रसाद उन्होंने तो नहीं बदली थी। केशव प्रसाद मौर्य दल बदलू नहीं है, कभी भी हार गए। नहीं दल बदलू वो ठीक है, हारने को तो कोई भी हार जाता है। संजय वही हारने को कोई भी हार जाता है, तो केशव प्रसाद मौर्य भी हारे, स्वामी प्रसाद मौर्य भी हारे। नहीं ठीक है, अब मुझे जो लग रहा है कि कहीं न कहीं दल बदलुओं को पसंद नहीं किया गया, और दूसरा जाति तंत्र को, जो पिछले 50 साल में लोकतंत्र जाति तंत्र में परिवर्तित हो गया था। अंतिम प्रतिक्रिया संदीप जी, कांग्रेस को सर्जरी की जरूरत है। मूल चीज ये है कि सर्जरी किसकी जरूरत है, पता चले आंत में सर्जरी हो, दांत निकाल के खड़े हो जाएं। और कभी कांग्रेस यही कर रही है कि होना था आंत का इलाज, दांत अखाड़ के खड़े हो गए, पता चला कि 32 चले गए, पूरे का पूरा 32 ही चली गई आपकी। ऐसा बोला 28 गए थे, 2-4 दाढ़ें बची रह गई हैं बूढ़ी बुढ़ापे वाली। क्या कहें नवीन जी? मुझे लगता है कि कांग्रेस में सर्जरी की भले जरूरत ना हो, लेकिन अनुशासन की बहुत जरूरत है। ये तय होना चाहिए कि कौन नेता कितना बोलेगा। राजनीतिक दल में कोई लाइन होती है। बीजेपी की भले आलोचना करे कांग्रेस, क्या बीजेपी में कोई नेता इस तरह की बात बोल सकता है? अगर बोलेगा तो क्या होगा? मेरा यह मानना है कि इस तरह के बयान जिन नेताओं ने दिए हैं, जो पार्टी लाइन के खिलाफ लगते हैं और जनता के बीच ये संदेश देने वाले हैं कि गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर, अगर वाकई में कांग्रेस अपने को मजबूत करना चाहती है, कार्यकर्ता में संदेश देना चाहती है, तो उसे ऐसे नेताओं पर सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई जुबान खोलने से पहले या पार्टी की लाइन गलत पकड़ने से पहले कुछ सोचे और विचारे। बिल्कुल सही बात कही। समय सीमा के चलते मैं इस चर्चा को यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो नसीहत ही नसीहत है, असल में यही फजीहत है। कोई काम नहीं करना चाहता, नसीहत ही नसीहत है, असल में यही फजीहत है। काम कोई करना नहीं चाहता, बस यही कांग्रेस की हकीकत है। तो सर्जरी जो है कांग्रेस को अपनी कार्य पद्धति की करनी है, और वो भी सर्जरी ऐसी करनी है जो खुलेआम ना हो। उनका अपना ऑपरेशन थिएटर हो, उनके अपने डॉक्टर हो, और लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी बीमारी और कैसे ठीक होगी। कांग्रेस को अपना इलाज अपने विवेक, अपनी बुद्धि से ही करना होगा। अपना हाथ जगन्नाथ अगर कांग्रेस समझेगी तो ही जय जय संभव है। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।